हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएलसी ट्यूटोरियल्स पे। मैं प्रशांत मिश्रा। ठीक है, चलिए आप अभी तक हम जो प्रिपेयर कर रहे थे, यानी हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो मशीन की चल रही है। ठीक है, अब मशीन में हमने चूंकि देखिए स्टूडेंट्स जो अभी वीडियोस अपलोड होने हैं वो कुछ दिन गैप हो जा रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पर डे वीडियो अपलोड होते रहें। ठीक है, तो चलिए अब हम आज बात करते हैं। अभी तक हमने मैग्नेटिक सर्किट को ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट में आप मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे तो वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 4 या 5 में मैंने डिस्कस किया था कि चार बेसिक थिंग्स हैं जो कि मैग्नेटिक सर्किट के लिए रिस्पॉन्सिबल, मैग्नेटिक सर्किट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि चार बेसिक फैक्ट्स थे। ठीक है, उन फैक्ट्स में पहला क्या था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरे की, तो अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही थी उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने आपको पूरा फुली इंफॉर्मेशन दिया था कि हाउ कैन यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड द magnitude of that magnetic field, and how can you increase the strength of the magnetic field, as well as how can you measure the direction of that creating magnetic field. After that we have also seen there are some some methods that how can you make a electromagnet. That procedure also completed in previous lectures. And how can you implement that magnetic field in a DC in any machine, वहां पे हमने थोड़ी सी और चीजों को भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब आज की जो वीडियो है ये वीडियो है सेकेंड पार्ट एक मैग्नेटिक फील्ड सर्किट का, कि दूसरा पार्ट, इसीलिए मैंने बी लिखा है। पहला पार्ट जो आपका एक था उस ए में मैंने किया था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। किसने बताया था? ये बताया था ऑस्टेड ने। ठीक है, ऑस्टेड ने 1820 में ये बताया था, यानी ये एक्सपेरिमेंट करके उसने दिया था। उसके बाद से वो चीजें मेजर हुई। तो अब क्या हुआ कि एक और तरह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस स्टेटमेंट में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का ये दूसरा फॉर्म है। इस फॉर्म में हम क्या कह रहे हैं कि अ टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड induces a voltage in a coil of wire and it is passes through sorry if it passes the if it is passes through that coil. अगर कोई क्वाइल है गाइस, बेसिकली है क्या, अगर इस चीज को मुझे एक्सप्लेन करना है तो इट्स सिंपली वी कैन से दैट इज अ फैराडे लॉ। ठीक है, इट मीन्स कि अभी तक जो फील्ड क्रिएट हो रही थी पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था, तो मैं वहां पे डीसी एज्यूम करके चल रहा था। अगर आप उसे डीसी एज्यूम कर रहे हो तो उसके चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट होती है वो एक स्टेशनरी फील्ड बनता है। ठीक है, उसके जो फ्लक्स क्रिएट होते हैं उस फ्लक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। बट अगर आप चाहते हो कि इस फ्लक्स में कोई चेंजेस हो, इन फ्लक्स में चेंजेस करके अगर उसके पास कोई कॉइल रख दोगे तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कि अगर कोई ऐसा फ्लक्स जनरेट हो रहा है जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा हो, बदल रहा हो, तो जिस कॉइल से वो अटैच होगा उसमें क्या करेगा, एक इंड्यूस वोल्टेज जनरेट कर देगा। और किसी भी ट्रांसफॉर्मर का यही बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो अगर हम बात करें इसको, और यही है आपका फैराडे लॉ। चलिए इसी को आज पूरी क्लास में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और कैसे हम इसे अपने मशीन में इंप्लीमेंट करेंगे वो चीजें भी साथ में हमें देखनी है, क्योंकि हमें केवल फैराडे लॉ नहीं देखना है। ठीक है, फैराडे लॉ तो सिंपली है। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि एक कोर हमने ले लिया। ठीक है, ट्रांसफार्मर ही ले लीजिए। एक ट्रांसफार्मर का कोर आपने बनाया और इस ट्रांसफार्मर के कोर पर आप क्या कर दीजिए कि बाइंडिंग कर दीजिए। तो जैसे ही आप बाइंडिंग करोगे तो क्या होगा, अब पिछले केस में क्या था कि आप क्या कर रहे थे, पिछले केस को जरा याद रखिए, वहां पे डीसी सप्लाई थी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे सप्लाई क्या कर दीजिए कि जो सप्लाई आ रही है सप्लाई को थोड़ा चेंज करके अब यहाँ पे क्या लगा दीजिए
एसी सप्लाई लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ भी सेम क्या हो जाएगा कि यहाँ भी आपकी ठीक है, चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे आप लोड लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। तो बेसिकली अगर इस ट्रांसफार्मर की बात करें तो बेटा ये क्या है, कोर है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। अभी जस्ट इसके बाद जो टॉपिक आएगा, जब ये ABCD कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद हमें देखना है कि किस तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। यानी हम अपने मशीन में जो मटेरियल का सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूरा देखना है हमें, ठीक है। तो उससे पहले मान लीजिए कोर है, तो अब आपको यहाँ पे देखिए, मैं आपको पीछे जो जो हम पढ़ चुके हैं उसका भी कुछ इंप्लीमेंट करते हैं। अगर ये प्लस माइनस, तो अब जो ये पोलैरिटी चेंज होगी बेटा, अब इसमें जो करंट एक बार इधर से बहेगी, फिर एक बार डायरेक्शन, यानी करंट अब AC है, अब DC करंट नहीं है, तो इसकी पोलैरिटी बार बार क्या होती रहेगी, ये नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, पहले नॉर्थ, सपोज दैट कि किसी भी क्लॉकवाइज, यहाँ पे फिर से वो चीजें उतनी डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करनी है। Let us assume if first time it was is clockwise, then in negative half cycle it becomes anti-clockwise. If first time it processes here a positive, then here negative, then what happen? If flux एक टाइम क्या होगा कि फ्लक्स एक बार इधर की तरफ होगा, फिर दूसरी टाइम क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। इट मींस कि अगर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से अगर साइनोसोडल हो रहा है बेटा, तो करंट की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा वो भी क्या होगा, साइनोसोडल होगा, ठीक है। तो ये अगर करंट है मान लो, तो जो फ्लक्स का जनरेशन होगा वो भी कुछ इस तरह से पल्सेटिंग ही होगी, ठीक है, यानी ये फ्लक्स। तो इसमें फ्लक्स जो कोर में होगा, तो इस कोर में जो फ्लक्स यहाँ पे होगा, ये फ्लक्स भी क्या होगा, टाइम वो फंक्शन होगा, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगा। बात आई समझ में, क्योंकि आप AC यूज कर रहे हो, तो AC की वजह से ये कॉइल, आप इतने पार्ट को देखिए, पिछले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो क्या होगा कि ये एक फ्लक्स जनरेट करेगा इस कोर में, और वो फ्लक्स क्या होगा कि जैसे जैसे ये करंट चेंज होगी वैसे वैसे वो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो फ्लक्स जनरेट होता है वो करंट एंड नंबर MMF की वजह से ही होता है, ठीक है। तो अब MMF N into I, अब उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, आपका फ्लक्स जनरेट होगा। तो जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो अब ये फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है, और ये वाला फ्लक्स फिर इस कॉइल से भी तो लिंक कर रहा है। That flux already linked with this coil. So what will happen here? Now come to the Faraday law, ठीक है। अब यहाँ समझने के लिए हमें फैराडे लॉ को समझना पड़ेगा। एक्चुअली में ये है क्या, फैराडे लॉ ही है। तो अब देखिए क्या होगा कि अगर हम फैराडे लॉ की बात करें, फैराडे लॉ, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, देखिए ध्यान से, ये लॉ कैसे डिस्कवर हुआ। देखिए 1820 की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, 1820 क्या हुआ था, ऑस्टेड ने क्या किया था, ऑस्टेड ने आपका एक एक्सपेरिमेंट किया था 1820 में, ठीक है। ऑस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट करके आपको दिया था कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इट हैव क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन बताया था उसने। तो फैराडे का आइडिया क्या है कि फैराडे ने थॉट किया कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि उसके पहले न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव्ड हो चुका था। तो जब उसने ये स्टार्ट किया इस एक्सपेरिमेंट को, तो उसके मन में दो ही चीजें थी, या तो वो कुछ नया इन्वेंट करेगा, या तो अगर वो नहीं कर पाया तो न्यूटन के थर्ड लॉ क्या होगा, फॉलो नहीं होगा, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, और क्या किया कि उसने एक मैग्नेट ले लिया। स्टार्ट किससे किया, एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं मैग्नेट में, और एक उसने क्या ले ली, कॉइल ले ली। देखिए कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट था उसका, ठीक है। और एक अमीटर लगा दिया इस कॉइल में, और इन्हीं दोनों के साथ वो प्ले करता रहा मैग्नेट, क्योंकि उसे पता था कि मैग्नेट है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में करंट को क्या होना चाहिए,
फ्लो होना चाहिए। और इसी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में जो फाइनली उसका कंक्लूजन बहुत लॉन्ग टाइम बाद दिखा, सडनली वो गुस्से में जब थ्रो किया था इस मैग्नेट को, और वो मैग्नेट इस कॉइल से होकर जब क्रॉस हुई थी, तो एट दैट इंस्टेंट सम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन दिस वायर। ठीक है, तो उसके बाद उसने प्रूव किया और उसके बाद से उसने फैराडे लॉ दिया। कब? 1831 में। कब दिया आपने फैराडे लॉ? 1831 में उसने लॉ दिया। अब लॉ के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वी हैव सम कंडीशंस। यानी मैग्नेट और कॉइल जो है, इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, एक मान लीजिए ये मैग्नेट है और एक ये कॉइल है, तो या तो ये रोटेट करते रहना चाहिए या तो ये रोटेट करता चाहिए, तो दोनों रोटेट कर रहे हैं तो सेम स्पीड से नहीं करने चाहिए। बात आई? यानी दोनों में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ठीक है, ये उसका एक्सपेरिमेंट था कि अगर दोनों में से कॉइल और मैग्नेट दोनों में से अगर कोई भी मोशन करेगा तो 100% कॉइल में तब तक के लिए क्या होगी, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, और कॉइल चूंकि क्लोज्ड थी तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था फैराडे का लॉ। और उसके बाद से इसने एक्सप्लेन कैसे किया, इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन यूं किया कि जब तक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, यानी जो फ्लक्स का कहीं भी क्रिएट हो रहा है फ्लक्स, और उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो तब तक के लिए अगर उससे लिंक्ड कोई भी कॉइल अगर उससे लिंक कर जाएगी, तो उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स को एक इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट होना है। ठीक है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस एन, अगर नंबर ऑफ कॉइल जो है उसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, ठीक है, तो n इंटू डी फाइव बाई डी टी। अब अगर ये डी फाइव बाई डी टी बेटा कहीं नहीं होगा, याद रखिएगा कि अगर ये डी फाइव बाई डी टी अगर नहीं हुआ तो फ्लक्स नहीं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं जनरेट होगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी तक जनरेट होता है जब तक कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। चलिए, इस पे ज्यादा टाइम में एक्सपेंड मत करिए क्योंकि इससे क्वेश्चन इतने आने नहीं है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है। अब रही बात कि नेगेटिव क्या है। नेगेटिव इसलिए है कि बेटा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, वो हमेशा उसी का अपोज करता है जिससे वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। मोशन से प्रोड्यूस हो रहा है तो मोशन जिधर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या होगी, करंट फ्लो होगी। सपोज दैट कि मान लीजिए इस मैग्नेट को दूर लेकर जाओगे ना, तो मैग्नेट को दूर लेकर जाओगे तो क्या होगा, ये कॉइल की इसकी तरफ आएगा। ठीक है, मैग्नेट दूर जाएगा तो क्या होगा, इसका अपोजिशन क्या है, दूर जा रहा है तो उसे पास लाने की कोशिश करेगा, यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अब इधर लेकर आओगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगी, यानी ये निडल इधर की तरफ घूमेगा, जब ये इधर आएगा उधर जाएगा, तो ये दूर की तरफ जाएगा। यानी जब वो मैग्नेट पास आएगा तो उसके पास आने का अपोज करेगा, यानी मोशन, उसमें जो मोशन करंट फ्लो होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और जब दूर जाएगा तो उस समय भी मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इट मीन्स ये लेंज लॉ, इसी को बोला जाता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि लेंज लॉ कुछ नहीं, एक एक्शन रिएक्शन का रूल ही है। ठीक है, कि अगर एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, इट मीन्स कि जिससे वो अपोज हो रहा है उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। द डायरेक्शन ऑफ द induced EMF and induced current is so as it will always oppose that cause by which it produces. That is known as the Lenz law. So here the negative sign you have put. If any examination they ask regarding only magnitude, then they don't provide the negative sign. Okay, ये याद रखना कि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है या पूरा मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी बात हो रही है, तो डायरेक्शन की जो बात हो रही है जिससे वो उत्पन्न होता है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। बात आई समझ में, यही है लेंज लॉ। ठीक है, तो लेंज लॉ और फैराडे लॉ को अब जरा यहाँ पे मशीन में चलिए इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये जो फ्लक्स जनरेट हुआ, यानी इस कोर में जो ये फ्लक्स आया, अब ये फ्लक्स इस कॉइल से भी तो लिंक करेगा, और ये फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये जो प्लस और माइनस क्यों मैं इसे बना रहा हूँ, क्योंकि ये हमेशा उसी का अपोज करेगा जिससे फ्लक्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ये इस डायरेक्शन से आया होता तो ये प्लस और ये माइनस होता। अब वो इधर की डायरेक्शन, जब अगर फ्लक्स इधर से आके इधर कर, ये पॉजिटिव और ये
नेगेटिव। मतलब क्या है कि फ्लक्स और डायरेक्शन करंट, आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड वो कर्ल वाला मेथड बताया था पिछले लेक्चर में, उसकी हेल्प से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये जो प्लस और माइनस ये अपनी मर्जी से नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये साइन हमेशा इसके अपोजिशन में आएगा, बात है समझ में। तो इस तरह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे जनरेट होगा, और यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल का होगा N2 और d∅dt। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है किसका, ट्रांसफार्मर का, और यही है आपका फैराडे लॉ। ठीक है, अब फैराडे लॉ को मशीन में समझना है, तो अभी ये ट्रांसफार्मर में मैं चल रहा हूँ, अभी थोड़ा ट्रांसफार्मर को ही एलेबोरेट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि आपको मशीन में किस तरह से इस चीज को देखने को मिलेगा, ये किस किस फॉर्म में, फैराडे लॉ। ठीक है, सारी मशीन का बेसिक प्रिंसिपल फैराडे लॉ ही है। सारी मशीन जब इन्वेंट हुई थी तो फैराडे लॉ के बाद ही इन्वेंट हुई है। ठीक है, चलिए पहली तो एक कुछ चीजें और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी 3 फेज कोर की बात करें, जैसे एक नॉर्मली मैं एक ही कोर ले रहा हूं, ट्रांसफार्मर की भी बात करते हैं। ठीक है, ये एक कॉइल हो गई, ये दूसरी कॉइल हो गई, अब एक तीसरी भी बना दीजिए। चलिए ये आर, ये वाई और ये बी, 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब सेम ऐसे इधर भी हो जाएगा आपका, आर वाई बी। अब देखिए इसमें क्या है, और एक और मशीन होती है। अब एक और मशीन के बारे में, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर आर वाई बी, तो इधर 3 फेज की आएगी, यानी जो इसमें आपका जो फ्लक्स जनरेट होगा वो 3 फेज फ्लक्स आएगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो रोटेटिंग नहीं होता है, फर्स्ट थिंग यही मुझे बताना था यहाँ पे। अब एक और मशीन की बात करते हैं, जैसे आप सिंक्रोनस मशीन ले लीजिए। तो ये एक सिंक्रोनस मशीन क्या होता है, पूरा डिटेल से पढ़ना, भी आप कंफ्यूज मत होना। ये मान लीजिए कि उसका स्टेटर है, तो स्टेटर में भी 3 वाइंडिंग होती हैं। ठीक है, उसकी स्टेटर पे भी क्या होती है, 3 वाइंडिंग होती है। मान लीजिए कि ये कुछ वाइंडिंग इस तरह से स्टेटर पे होती हैं, वाइंडिंग होती है ना। ठीक है, ये मान लीजिए आर फेज, ये वाई और ये बी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी वजह से भी अंदर क्या होता है, एक फील्ड बनती है फाई। अब ये फील्ड जो होती है, पहले तो ये बीच में रोटर भी होता है, तो रोटर को आप दिखा लो, ये आर, और इसके चारों ओर जो क्या होता है, जनरेट होता है फ्लक्स। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां पे जो फ्लक्स जनरेट होगा वो क्या होगा, वो भी एक 3 फेज फ्लक्स है। 3 फेज सप्लाई यहां भी दी गई है, 3 फेज सप्लाई, और यहां पे भी एक 3 फेज सप्लाई दिया गया है। सपोज दैट की कोई मशीन है, स्टेटर पे आपने 3 फेज सप्लाई दिया, तो अंदर क्या हुआ, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। लेट अस अज्यूम ये कौन सी मशीन है, फॉरगॉट इट, मैं बाद में उसे एक्सप्लेन करूंगा। ये स्टेटर पार्ट था, इस पे भी 3 फेज की वाइंडिंग की गई है, और इस पे भी एक 3 फेज की वाइंडिंग की गई है। तो यहाँ पे आपको बताना ये है कि यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी मतलब रोटेटिंग नहीं होता है, टाइम वेरिंग होगा। ठीक है, स्टेशनरी मतलब क्या होता है, टाइम वेरिंग होगा बट रोटेटिंग नहीं होगा। फ्लक्स में टाइम के साथ में वेरिएशन होगा, बट वो नेचर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। लेकिन अगर उन्हीं तीनों कॉइल्स को आप 120, 120 और 120 के फॉर्म में अगर आप मैनेज कर देते हो, तो ये फिर जो रिजल्टेंट इनका फ्लक्स बनता है वो फ्लक्स रोटेटिंग हो जाता है नेचर में, यानी रोटेट करने लगता है। जहां भी वो प्रोड्यूस होगा वो ऐसे साइनोसोडल के फॉर्म का नहीं होगा, रोटेटिंग नेचर का हो जाएगा। बात है ना, रोटेट करने लगेगा उस एयर गैप में। तो बताना ये था आपको कि ये भी हम अपने मशीन में इस तरह के फ्लक्स को भी देखेंगे। और ये किसने डिस्कवर किया था, टेस्ला ने बताया था। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो थ्योरी आई थी वो सबसे लास्ट में आई, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या जनरेट होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक
फील्ड, यहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय टेस्ला, ये किसने प्रूव किया था? टेस्ला ने। और इसके बाद ही आपका इंडक्शन मशीन पिक्चर में आया था, ठीक है। ये जो भी मोटर, इसके बाद से फिर एसी मोटर, फैराडे के लॉ के बाद से बस डीसी मोटर आया था। बात आई समझ में? एसी की भी कल्पना उसके बाद नहीं हुई थी। एसी में जो मोटर या जनरेटर बने तो वो इस डिस्कवरी के बाद शुरू हुआ था कि जब टेस्ला ने 3 वाइंडिंग को फिजिकली 120 पे पुट करके उसने क्या कर दिया था, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोला था उसने कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक रोटेटिंग वेक्टर होगा, ठीक है, रोटेटिंग नेचर में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड सबके 1.5 टाइम्स ज्यादा होता है। मतलब जो बेसिक होता है फाई, अगर है फाई ए तो उसका 1.5 टाइम होता है। तो ये हम देखेंगे अपने आगे। तो अभी यहाँ पे यही था कि अगर आपका कोई इस तरह का है, अगर आप वाइंडिंग को 120 पे नहीं करोगे तो आपका जो फ्लक्स होगा वो स्टेशनरी होगा, रोटेटिंग नहीं होगा, जैसे कि ट्रांसफार्मर में होता है 3 फेज। अब 3 फेज मशीन में जो फील्ड जनरेट होती है 120 पे करने के बाद वो रोटेटिंग होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है कि डीसी मशीन की अगर बात करते हैं तो मान लीजिए कि कोई आपकी डीसी मशीन कुछ इस तरह से आप पढ़ते हो, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए कि डीसी मशीन है, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि नॉर्मली इस पे क्या करोगे, एक वाइंडिंग करोगे, ठीक है। अब ये वाइंडिंग आप करोगे, डीसी की बात करें, और यहाँ पे आपने डीसी लगा दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए ये नॉर्थ प्रोड्यूस हो, ये साउथ, और इसमें अगर कोई कॉइल मैं पुट कर दूं और इसमें अगर अमीटर लगा दूं तो इस कॉइल में क्या होगा, करंट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? नहीं आएगा भाई। आपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया यहाँ पे कॉइल लगा के, और यहाँ पे, ये पिछले लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हाउ कैन यू प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इफ यू वांट टू इंड्यूस ईएमएफ इन दिस कॉइल, देन व्हाट यू शुड बी, आपको क्या है कि ये तो आप फिक्स कर दीजिए, तो इसे क्या करना पड़ेगा आपको, इसको क्या कराना पड़ेगा, रोटेट कराना पड़ेगा। कॉइल को क्या कराना पड़ेगा, कॉइल को रोटेट कराना पड़ेगा। अगर आप कॉइल को रोटेट करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो ये तो डीसी के साथ में था। तो अब इस तरह से हम बात करते हैं कि जो हमारी मशीन होती है, मशीन्स में किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा और किसमें कौन सा फील्ड आएगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, सारी मशीन को एक तरफ से देख लेते हैं, किस तरह से फैराडे लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने मशीन में, और हम किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर के केस में पाएंगे। और दूसरी चीज ये गाइस कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड डायरेक्शन जो होती है करंट की, वो हमेशा किससे निकलती है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आप जब भी कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना चाहोगे तो वो हमेशा आपका लगेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आपका ये राइट हैंड है, अब ये क्या हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और ये क्या लगेगा, फोर्स, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड की है, सपोज दैट अभी मैं दिखा दूंगा इसे, ये आपकी उंगली क्या होगी, ये आपकी दिखाएगी आपको किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये इंड्यूस्ड वोल्टेज या करंट की डायरेक्शन, और ये क्या होगा, रोटेशन। जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी रोटेशन तो चाहिए ना, तो उस रोटेशन को आप थंब उसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, और आपकी मिडिल फिंगर उस समय में इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को क्या कर देगा, ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ओके, नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अब आपकी सिंपल मशीन हम पहले स्टार्ट करेंगे डीसी मशीन से, ठीक है। आपका पहला चैप्टर आएगा डीसी मशीन। तो मैंने कहा था कि इसकी बेसिक सारी मैग्नेटिक सर्किट से ही रिलेटेड है। तो इसमें किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो अब पता है कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ लाना है, तो फैराडे के रूल के अकॉर्डिंग कॉइल या तो मैग्नेटिक फील्ड में से एक कोई न कोई मोशन करना चाहिए। जब तक वो मोशन करेगा तब तक ही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो अब सारी मशीनों में या तो आप कॉइल को रोटेट कराइए, या तो मतलब जो कॉइल है उसको रोटेट कराइए, या तो आप किसको रोटेट कराइए, मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराइए, ठीक है। यानी फील्ड रोटेट करेगा या तो क्या करेगी,
क्वाइल, क्वाइल का मतलब आर्मेचर बोला जाता है। जो क्वाइल के बंडल्स जो बनाए जाते हैं उसको फिर आर्मेचर पूरे कंस्ट्रक्शन को नाम दिया जाएगा। तो क्वाइल का बात जब मैं करूंगा तो क्वाइल का नाम पहले ही सुन लीजिए कि जब भी मैं क्वाइल की बात कर रहा हूं तो क्वाइल का मतलब क्या हो गया, आर्मेचर। ठीक है। फील्ड, अब फील्ड की बात किया तो समझ गया फील्ड की बात क्या होगी। फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और एक आएगा फील्ड। दो ही चीज है ना बेटा। तो फैराडे नाम देखिए, पहले डीसी मशीन की बात करते हैं। तो डीसी मशीन में हम क्या करेंगे कि जो हमारी फील्ड होगी उसको हम स्टेशनरी रखते हैं, और देखो दोनों में से किसी एक को रोटेट कराना है। फैराडे ने यही कहा था दोनों में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो डीसी मशीन में क्या होता है वो आप देख लीजिए। तो डीसी मशीन अगर आपकी है तो डीसी मशीन में आपका क्या होगा कि देखिए मैं कंस्ट्रक्शन बना रहा हूं। दैट इज योर डीसी मशीन। ठीक है। चलिए दो पोल ही लेकर चलते हैं। ठीक है। टू पोल की मशीन हमने ले लिया। आप देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एक फील्ड करेंगे और फील्ड को स्टेशनरी, फील्ड यहाँ पे क्या रखनी है, यहाँ पे जो फील्ड होगी वो क्या होगी, स्टेशनरी। और आपको आर्मेचर को क्या बनाना है, रोटेटिंग। डीसी मशीन में आर्मेचर हमेशा आपकी रोटेट करती है, यानी कॉइल को रोटेट कराया जाता है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करना होता है। और अब इसमें क्या है कि आप इसको क्या करिए, एक ऐसे वायर लगाइए, और इसमें भी क्या करिए, एक वायर लगाइए। अब कहाँ पे नॉर्थ और साउथ करना है ये पिछले क्लास में आप देख लीजिएगा, मेरी पिछली वीडियो, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा आपको किस तरह से यहाँ नॉर्थ जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, किस तरह से पोलैरिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पोलैरिटी आपने कुछ ऐसे रखा, यहाँ पे नॉर्थ जनरेट हुआ, यहाँ पे साउथ जनरेट हुआ, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। अब इसी के अंदर क्या होगा, अब एक रोट आर्मेचर होगा, इसके अंदर यहाँ पे क्या रखता है, ये सॉफ्ट, और ये क्या हो गया, आर्मेचर। यहाँ पे आर्मेचर होती है और ये क्या की जाती है, रोटेट कराई जाती है। इस कॉइल को क्या किया जाता है, रोटेट कराया जाता है, किसी प्राइम मूवर के थ्रू इसको क्या कराओगे, रोटेट कराओगे। जैसे जैसे ये आर्मेचर रोटेट करेगी इसके ऊपर कंडक्टर्स लगे होंगे जो आर्मेचर यानी कॉइल्स लगी होंगी। ठीक है। अब ये कॉइल लिंक करेंगी तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका कांस्टेंट है यहाँ पे, लेकिन जो कॉइल है वो उसमें बार बार रोटेट कर रहा है, तो फील्ड में चेंजिंग, फ्लक्स में चेंजिंग हुआ कि नहीं। जो फ्लक्स लिंक करेगा कॉइल के कंडक्टर से उसमें आपका वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए अब ये वेरिएशन की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होंगे और वही हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका मशीन हो गया, तो मशीन में ये चीज रखेंगे। अब आपकी दूसरा मेरा चैप्टर हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। तो इसमें बता दूं कि जो मशीन आपकी होगी ट्रांसफार्मर का तो बेसिक कंस्ट्रक्शन सभी हम देख ही चुके हैं। इस ट्रांसफार्मर की अगर बात करो तो क्या होगा कि सिंपली यहाँ पे किसी को रोटेट नहीं कराना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि ट्रांसफार्मर की अगर बात करो आप, ट्रांसफार्मर स्टेशनरी डिवाइस होती है, यहाँ पे कुछ रोटेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो करंट यूज करते हो ना, ये खुद ही क्या होती है, एसी होती है। तो एसी करंट खुद ही टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इसलिए इसमें से ना तो कॉइल और ना तो पोल किसी को रोटेट नहीं कराना पड़ा। तो दोनों बोथ क्या होते हैं, स्टेशनरी होती है। बोथ क्या होती है, बोथ का मतलब फील्ड एंड आर्मेचर, फील्ड एंड क्वाइल कर दो। ठीक है, आर्मेचर या क्वाइल। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक ऐसी भी कंडीशन होती है, कोई मशीन एक ऐसी भी मशीन होती है जिसमें आपकी आर्मेचर को फिक्स किया जाता है और फिर फील्ड को क्या किया जाता है, रोटेट कराया जाता है।
प्रेजेंट टाइम में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, अल्टरनेटर, दैट इज नोन एज आल्सो सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस मशीन का भी प्रिंसिपल होता है आपका सेम होता है, यानी उसमें आपकी क्या होती है कि कॉइल्स को फिक्स रखा जाता है। अब देखिए कि अगर इसके कंस्ट्रक्शंस की बात करो तो अब हम बात करें तो ये 3 फेज की जो कॉइल होती है, इस कॉइल को फिक्स रखा जाता है। ये स्टेटर पार्ट होता है, जो चीज फिक्स होगी वो क्या कहलाएगी, स्टेटर। ठीक है, जो आपका स्थिर, स्टेटर का मतलब फिक्स वाला पार्ट, और रोटर का मतलब रोटर। तो अब यहाँ पे रोटर कौन सा है, रोटर यहाँ पे आर्मेचर है रोटर, और आपका स्टेटर कौन सी है, फील्ड कॉइल स्टेटर है। यहाँ पे क्या है, दोनों आपका स्टेटर पार्ट ही है। अब यहाँ पे जो कॉइल है वो आपका स्टेटर बन गया, ठीक है। और कॉइल के बाद से जो बीच में आपका रोटेट करेगा वो ये आपकी सॉफ्ट होती है, और यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्ट के थ्रू इस पर पोल होते हैं। यहाँ पे कुछ नॉर्थ पोल, अगर साउथ पोल की तरह मैं जनरेट कर दूं इसको, ठीक है, कुछ इस तरह से बना दीजिए, तो ये नॉर्थ और ये साउथ मान लीजिए। तो अब ये जो रोटेट करेगा इसको रोटेट कराना है, यानी मैग्नेट को रोटेट कराना है। यानी सिंक्रोनस मशीन, ये किसका एग्जांपल है आपका, सिंक्रोनस मशीन। ओके गाइस, तो सिंक्रोनस मशीन में क्या होगा कि आपका रोटेट कौन करेगा, ये आपकी रोटेट कौन सी करेगी, फील्ड। फील्ड क्या होगी, फील्ड जो होता है वो रोटेटिंग होगा, और आपकी जो कॉइल होगी, कॉइल या आर्मेचर क्या होगी, वो फिक्स होगी। फिक्स का मतलब स्टेशनरी, ठीक है, बात आई समझ में। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके हम यूज करते हैं सारी मशीन में। क्यों करते हैं ऐसा, ये सब चीजें तो हम उन्हीं में देखेंगे जब वो चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये एक एप्लीकेशन था, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट द फैराडे लॉ इन डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन, ठीक है। यानी आज का ये टॉपिक आपका रहा कि फैराडे लॉ होता क्या है, और फैराडे लॉ को अपने मशीन में हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है गाइस। अब अगली वीडियो आपकी होगी कि अब दो और तरीके हैं जिसको मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के, या उनसे रिलेटेड दो और हैं, ठीक है। तो उसे हम कवर करने के बाद से फिर देखेंगे आपका मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा डीसी मशीन का बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, और कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करेंगे ताकि हम जो चीजें आपको होगी वो इम्प्रूव कर सकते हैं आपके लिए, वो और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर सकते हैं। प्लीज आप कमेंट करिए, और वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।